हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024, जो कि मॉक टेस्ट का ये 59 नंबर वीडियो है, जिसमें जो हमने क्वेश्चंस को लिया है परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को, जो कि कहीं ना कहीं रेलवे के चाहे किसी भी एग्ज़ाम हो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का थोड़ी ना पैटर्न बदलता है, थोड़ा बहुत चेंज रहता है लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं रहता है। तो ये बेनिफिट सभी के लिए कर सकते हैं। तो चलिए इसको करने का कोशिश करते हैं और दोनों तरीके से करेंगे। यहाँ पर बेसिक भी और जो तरीका होने चाहिए उस तरीके से भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त में उत्कीर्ण एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर इसे आप चाहो तो माइंडली कैलकुलेट भी कर सकते हो या फिर तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो माइंडली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो उस पर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा समझिएगा। मैं एक आयत बनाता हूँ। पहले आयत कहते हैं, एक वर्ग बना रहा हूँ। ये एक वर्ग है और इस पर एक वृत्त। चलिए देखते हैं, ये एक वृत्त हो गया, यानी कुछ फिगर इस प्रकार से कह रहा है कि इस तरह से बनाना है। और इस पर जो है इसका त्रिज्या हमारे पास दे दिया है, त्रिज्या हमारे पास दे दिया है जो कि कह रहा है 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो हमसे वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप या तो वर्ग का भुजा निकालोगे फिर जाकर आंसर निकलेगा। वर्ग का भुजा कैसे निकालोगे कि यहाँ से यहाँ इसको मिलाओगे, फिर ये हो जाएगा आपका वर्ग का विकर्ण, यानी √2a बराबर 8 8 16। यहाँ से a निकालोगे तब जाकर फिर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर लगाकर निकालोगे। तो बेहतर है कि आपने चतुर्भुज का एक फार्मूला पढ़ा होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला पढ़ा होगा कि हाफ d1 इंटू d2। क्या ये चीज़ नहीं पढ़े होंगे? तो हाफ d1 कहने का मतलब कि अगर इसकी एक विकर्ण 16 है तो दूसरी भी विकर्ण क्या होगी? वर्ग की दोनों विकर्ण बराबर होती है ना। तो हाफ, तो d1 भी 8 कहते हैं, 8 8 16, d1 भी 16 और दूसरा विकर्ण भी 16। तो यहाँ से कटाइएगा तो 8 और ये 16 8 है 28 से। तो ये आंसर चुटकियों में निकल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इसे मन ही मन कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, अन्यथा फिर यहाँ से ये वाले चीज़ करके भी निकाल सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो बेहतर है कि ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट चलिए, कहता एक चोर पुलिस वाला। तो सवाल मेरी उम्मीद से अधिकतर शिफ्ट में, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी के देखे होंगे कि अधिकतर शिफ्ट में चोर पुलिस वाला क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसको करते हैं कि कितनी दूरी तय की होगी। तो कहता है 400 किलोमीटर दूर शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाते हुए भाग जाता है कौन? चोर। केवल 30 मिनट बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करना शुरू करता है। तो चोर पकड़े जाने पर पुलिस कितनी दूरी तय की होगी? ये बात पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। कहने का मतलब, अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझने का कोशिश कीजिएगा, दिखे क्या है। ये कुछ दूरी है, यहाँ से चोर भागा, आधा घंटा तक भागा, यानी 30 मिनट तक भागा, जो कि 60 के रफ्तार में किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार में भागा। और जाकर पुलिस इसे यहाँ पर दबोच लिया, यहाँ पर पकड़ लिया। तो बोला जा रहा है कि पुलिस यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की होगी, ये बात पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर चोर की चाल थी, यानी
थीफ का स्पीड था, चोर का स्पीड था 60 किलोमीटर पर घंटा और चोर को यहाँ तक भागने में आधा घंटा लगा था। तो अगर मैं कहूँ चोर की टाइमिंग थी तो वह आधा घंटा, 30 मिनट कहने का मतलब क्या, आधा घंटा। तो यहाँ से यहाँ तक कि मैं दूरी निकाल सकता हूँ क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, दूरी तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि टोटल कितना दूरी ये चोर चला, तो डी अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितना है 60 और टाइम इस चाल इतना, टाइमिंग इतना, तो ये हो गया 30 किलोमीटर दूरी निकल गया। यानी यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर की दूरी निकल गया। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि ये 400 किलोमीटर किस लिए है, बेकार है, कोई काम का नहीं है। 500 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो उससे कोई लेना देना है नहीं। तो 30 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो अब मेरा कहने का मतलब ये जो गैप है, इसी गैप को जो है ये पुलिस और चोर तय करेगा, इसी गैप में पकड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए जिसका चाल अगर यहाँ से मैं कहूँ कि यहाँ तक 30 किलोमीटर है और एक भाग रहा है 60 के रफ्तार से और दूसरा भाग रहा है 80 के रफ्तार से, तो ये जाहिर है कि इसी दूरी को वो तय करेगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इसी दूरी को वो क्या करेंगे, तय करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे इस स्थिति में रिलेटिव स्पीड लगेगा। क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड। लेकिन दूरी यही 30 किलोमीटर, यानी कहने का मतलब आगे जो गैप रहेगा उसी 30 किलोमीटर को तय करेगा। थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, अन्यथा इस तरह के क्वेश्चन दिमागों से निकल जाएगा। तो अब दूरी जो है 30 किलोमीटर निकलवाएंगे, तो हमें समय चाहिए किसका, ये पुलिस का टाइमिंग चाहिए कि पुलिस कितना टाइम में उसको पकड़ लेगा, तभी तो मैं टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की निकाल पाऊंगा, है कि नहीं। तो चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि टाइमिंग निकालूं, पुलिस की टाइमिंग, कि पुलिस को कितना टाइम लगेगा इस 30 किलोमीटर को तय करने में और चोर को पकड़ने में, तो 30 समय बराबर दूरी बटे चाल। अब चाल यहाँ पर क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, यानी पुलिस की भी हमारे पास स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो अब रिलेटिव स्पीड कहने का मतलब कि चोर 60 से भाग रहा है और सेम डायरेक्शन में पुलिस भी 80 के रफ्तार से भाग रहा है, ये 60 से और ये 80 के रफ्तार में भाग रहा है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो चाल घट जाएगा। चाल घट जाएगा इसका मतलब कि अब जो चाल लेंगे 80 में 60 जाएगा 20 के रफ्तार से। तो यहाँ पर टाइमिंग निकल गया कितना, देखा जाए तो ये 3/2 घंटा। पुलिस की टाइमिंग निकल गया 3/2 घंटा, नहीं 1.5 घंटा निकल गया। तो अब आराम से ये दूरी को आप निकाल सकते हो, क्योंकि पुलिस के टाइमिंग भी हमारे पास पता चल गया कि उसकी समय क्या है और पुलिस की चाल तो दिया ही है। तो आप पुनः दूरी बराबर लगा सकते हो, चाल इंटू समय। तो इसका चाल कितना है पुलिस का 80 और समय कितना है 3/2 घंटा। इसको यहाँ सोल्व कीजिएगा तो ये 40 दिया 120 किलोमीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो पुनः पीछे करके देखने का कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस तरह के क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका नंबर एग्जाम में ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सभी लोग नहीं करते हैं और सभी समझ भी नहीं पाते हैं। बात समझिएगा, थोड़ा अपने दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाइए, क्षमता को बढ़ाइए। नेक्स्ट देखिए, कोई संख्या है, यहाँ पर कुछ संख्या में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान क्या चीज़ होता है, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 के बाद कई संख्या है, 3 संख्या। तो अगर मैं 5 का स्थानीय मान की चर्चा करूँ, यानी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान की चर्चा करूँ, तो 5 और 5 के बाद कई संख्या,
अगर मैं इधर से देखूं इकाई दाई सैकड़ा हजार पर है, तो इसका मतलब स्थानीय मान 5000 हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट ऐसे देख सकते हो कि 5 के बाद कई संख्या है 3 को, तो 3 को 0 चिपका देना, तो ये इसका स्थानीय मान निकल गया। अब मैं इसका जातीय मान की बात करूं, 5 का जातीय मान, तो जातीय मान क्या होता है, जिसके बारे में पूछा जाता है वो खुद ही होता है। जैसे 5 के बारे में पूछा गया तो 5 ही जातीय मान उसका है। और इन दोनों का अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए, घटाव कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 9 9 4, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे दोस्त इसको करेंगे क्या कि पहले इसको बदलेंगे, 3 दूनी 6 1 7/2 प्लस 5 3 15 2 17/3 माइनस 6 4 24 7 31/6, तब जाकर इसको फिर भिन्न का जोड़ या घटाव करेंगे जो भी आएगा। लेकिन इस ऐसे भी बिना ये सब किए हुए भी आंसर आ सकता है। कैसे, बात को समझ, ये जो भी डाटा है 3 5 ये दोनों जोड़ में है तो 8 हो गया, और ये घटाव में है 4, तो फिर क्या है, इसको हम अलग से सोल्व कर सकते हैं। 1/2 प्लस 3/2 माइनस 7/6, अलग से हम इसको कर सकते हैं और जल्दी आंसर आ जाएगा। भले ही हम ऐसा भी नहीं करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता कि ये 4 हो गया, और इधर फिर मैं डायरेक्ट मन ही मन कैलकुलेट कर लेता, जो कि आपको भी करना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ पर 2/3 है, तो 3 और 4 तो हो जाएगा 7/6, और माइनस में 7/6 है, तो ये गया काम से, तो बचा क्या 4, ये राइट आंसर। ऐसे भी बनाया जा सकता है, जो कि समय कम लगेगा। उस तरह से करने से बेहतर है कि ऐसे भी बनाइएगा तो समय कम लगेगा। और पता है आपको कि समय की बहुत महत्व है दोस्त, खास करके एग्जाम में। और एग्जाम में बेसिक मेथड या समय बचाने की कोशिश ना कीजिएगा तो भारी नुकसान हो सकता है। तो बेहतर है कि थोड़ा सा दिमाग लगाकर थोड़ा समय को कम करने का कोशिश कीजिए, और वो होगा कम कैसे, प्रैक्टिस से। इसीलिए मैं बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर ला रहा हूँ, जो कि आप लोगों का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और आपकी स्पीड बढ़ सके। ओके नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको कीजिए। कहता है a गुना b बराबर, हम इतना लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ये पूछा है। तो सिंपल सा, ये a है ये b है, तो यहाँ पर भी उसी तरह से पुट कीजिए। तो ये a 4 प्लस b 9 प्लस √4 इंटू 9, तो 9 4 13 प्लस 2 इंटू 3 6, इसका इतने ना निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो 2 3 6, तो 13 6 19। ये इस तरह से आपका स्पीड होनी चाहिए। ये सब सवाल में है कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस के पर्पज से लाया हूँ। नेक्स्ट चलिए, ये सवाल में थोड़ा ठीक ठाक है। क्या कह रहा है, 1.75 5.67 का लसफ और मौसफ ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं इसका लसफ और मौसफ क्या होता है। क्या है 1.75 5.6 और ये 7, तो इसको भिन्न में बदल लेते हैं, और भिन्न में बदलने के बाद आसान हो जाएगा, सोल्व करने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि भिन्न वाला बताए हुए थे पिछले वीडियो में कि इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा, नीचे में अगर 100 आ गया तो 25 से 7 बार में, 25 से 75 से, ठीक, 25 से 4 बार में, तो 7/4 आ गया। अगर इसको आप तोड़ोगे तो ये 28/5, और ये देखा जाए तो 7/1, यही ना, तो ये हो जाएगा। तो ये भिन्न के रूप में आ गया, तो आराम से आप इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। तो भिन्न का आपका जो भिन्न का एलसीएम होता है वह क्या होता है, अंश का एलसीएम और
हर का HCF, हर का HCF। भिन्न में जानते हो ना कि आप लोग दो चीज होता है, ऊपर वाले वैल्यू अंश होता है और नीचे वाला वैल्यू हर होता है। तो भिन्न के अंश का LCM, अगर मैं LCM इसकी निकालने की बात करूं, भिन्न का, किसका, भिन्न का LCM निकालने की बात करूं तो क्या होता है, अंश का LCM यानी 7, 28, 7 का LCM कितना, तो इतना छोटा डाटा का आराम से निकाल लीजिएगा कि 28 होगा LCM अपॉन HCF, हर का HCF यानी 4, 5, 1 का HCF क्या होगा, 1 होगा। तो LCM हमारे पास फाइंड हो गया कि 28 होगा, और 28 वाला यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो ये दोनों गया काम से। तो अब बचा ये दोनों, अब बचा ये दोनों। मैं अब यहाँ पर जो है भिन्न का HCF निकाल लूँगा, भिन्न का HCF, ठीक है। भिन्न का HCF क्या होता है, अगर मैं बात करूँ भिन्न का HCF निकालने की, तो HCF होता है अंश का HCF, जस्ट इसका उल्टा, अंश का HCF अपॉन हर का LCM। देखिए दोस्त, मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा, मेरा राइटिंग आपको काम नहीं आएगा, तरीका काम आएगा, ठीक है। अंश का HCF, तो अंश का HCF, अंश का मतलब 7 और 28 और 7 का HCF क्या होगा, तो HCF तो किसी न किसी तरीके से तो आप लोग निकालने जानते होंगे। हालांकि यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि 7 HCF है। अगर मैं हर का LCM की बात करूँ तो 4 और 5 का, 4, 5 और 1 का LCM क्या होगा, तो 20 होगा। तो ये 7/20 आ गया, 7/20 को हल कीजिएगा तो 0.35 आ जाएगा। तो LCM 28, HCF 0.35, और यही मेरा राइट आंसर है। तो इसको पहले आप ऐसे बदल सकते हो, अन्यथा फिर और भी विधि हो सकते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं ट्राई करने का कोशिश करता हूँ, समझिएगा, हो जाएगा तो आपके लिए भी बेनिफिट होगा। कैसे, 1.75, 5.6 और ये 7। तो चलिए इस सब को हम किससे कटा सकते हैं, तो आपका जवाब होगा इन सभी संख्या को हम जो है 7 से कटा सकते हैं। तो 0.7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, 7 से 0.8 और 7 से 1, और किसी से कटेगा क्या, तो मेरे में से अगर मैं इसका पॉइंट से गुना कर दूं, 25 7, हाँ 4 से कट सकता है, तो ये 0.0, 4 × 6 = 24, 4 दूनी 8 और 4 × 6 = 24, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20। इतना बार में 4 से 0.2 बार में 4 से 0.25, इतना बार में कट गया। तो अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि जो LCM है 7 × 28, ये विधि थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा, तो बेहतर है उन विधि से कीजिए। नेक्स्ट, और हाँ, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो दोस्त लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगेगा कि ये हमारे लिए बेनिफिट है तो अंत तक रुकिए, उसके बाद हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको चैनल का नाम ही नहीं पता होगा अभी तक कि क्या है। बात समझ रहे हैं? चलिए देखिए, यदि S = 3t/2 है तो t को S और t के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए बनाते हैं इसको। S = 3t/2 है, 3t/2 है, तो हमें चाहिए t को S + t के प्रतिशत के रूप में लिखना है, यानी इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर दोनों का अनुपात ही ले लूँ तो फिर क्या होगा, तो S/t, t उठकर इधर गुना में तो भागा में आ गया, तो बचा क्या, 3/2, यानी S का अनुपातिक मान 3, t का अनुपातिक मान 2,
तो इसका मतलब T2 है और इन दोनों का योग, ये T2 है और इन दोनों का योग 3 2 5 है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब कि 5 का कितना परसेंट 2 है, अनुपातिक मान ही क्यों ना हो, इसका प्रतिशत आप निकाल सकते हो। तो देखिए, तो कहने का मतलब 5 का कितना परसेंट, मान लेते हैं x परसेंट 2 है। अब इसको सोल्व कीजिए, 20 पंचे 100, तो x बराबर कितना आ गया 40। तो 5 का कितना परसेंट 2 है, तो 40%। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए, चॉकलेट पर पॉकेट मनी की 1/4, पिज्जा पर 8वां हिस्सा खर्च करने के बाद लड़की के पास 40 रुपया बचता है, उसके पास पहले कितने रुपए थे। तो चलिए इसका एक सटीक तरीका से करने का कोशिश करते हैं। 1/4 कहने का मतलब 1/4, 8वां हिस्सा कहने का मतलब कि 1/8। तो हमें पॉकेट मनी के बारे में चर्चा करनी है कि पॉकेट मनी टोटल था कितना। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, वही हो जाएगा पॉकेट मनी, यानी पॉकेट मनी वही हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 8। पॉकेट मनी कितनी है, 8 यूनिट है, मान लेते हैं 8 यूनिट पॉकेट मनी है, ठीक। तो इसका 1/4 हिस्सा मतलब कि 2 यूनिट, 2 यूनिट जो है चॉकलेट है, 2 यूनिट चॉकलेट यूज करता है। और इसका 1/8 यानी 8 का आप 1/8 कीजिएगा तो 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट ये पिज्जा पर खर्च करता है। तो 8 में से कितना यूनिट यूज हो चुका है, 2 1 3 यूनिट, तो बचा हुआ शेष कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 5 यूनिट होगा। शेष कितना होगा, 5 यूनिट। इसी 5 यूनिट की वैल्यू जो है 40 रुपये दिया हुआ है, ये 40 रुपये। हमें चाहिए क्या, उसके पास पहले कितने रुपए थे, तो उसके पास पॉकेट मनी 8 यूनिट थे। 5 यूनिट की वैल्यू 40, तो 8 यूनिट की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ निकाल तो सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, 1 यूनिट की मैं वैल्यू कहूँ तो क्या हो जाएगा 8, 5 से दोनों साइड मैंने भाग लगा दिया, 8 रुपये। तो हम इसको 8 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 8 से गुना कर सकते हैं। तो ये 8 यूनिट हो जाएगा और इधर भी आप 8 से गुना कर दीजिए, तो ये 64 यूनिट, यानी 64 रुपये, ये यूनिट में ये रुपए में। तो हमें चाहिए रुपए में ही कि उसके पास पहले कितने रुपए थे। ये तो माना हुआ मान है कि मैंने मान लिया कि 8 यूनिट उसके पास टोटल थी, उसका 1/4 हिस्सा चॉकलेट पर, उसका 1/8 हिस्सा जो है पिज्जा पर, है कि नहीं, पिज्जा पर। शेष वो अपने घर पैकेट में रखा हुआ था, शेष जो है वो अपने पास रखी हुई थी और उस हिसाब से 40 रुपया रखी हुई थी। शेष 5 यूनिट रखा था लेकिन रियल में वह 40 यूनिट। तो हमें लेकिन चाहिए था कि उसके पास टोटल कितनी थी, 8 यूनिट। तो इस तरह से आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट, चलिए बनाइए इसको। इसके भी 2 तरीके हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक तो पुटिंग मेथड होगा जिसमें आप थीटा वोटा रख दीजिए। जैसे मेरा कहने का मतलब कि इसमें कुछ भी थीटा का मान रखिए, जो भी आंसर आए आप ऑप्शन में थीटा का मान पुट करके देखिए, जिससे आंसर सेम मिल जाए वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये बेसिक मेथड जो कि आप स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हो। जैसे कहने का मतलब कि इस कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। इसको आप इतना लिख सकते हो कि नहीं, माइनस कोस स्क्वायर को रहने देते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, इसलिए कहा कि ताकि मैं इसका कॉमन निकाल सकूं। तो यहाँ से मैं कोस स्क्वायर थीटा को इसके नीचे 1 डाल दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो इस यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ आराम से ले लीजिए कोस स्क्वायर थीटा। तो अंदर में क्या बच गया, यहाँ से कोस स्क्वायर निकल गया तो 1 बचा और नीचे में साइन स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ तो से तो कोस निकलिएगा तो सिर्फ 1 बचा, है कि नहीं। तो आपका जवाब होगा हाँ। तो कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा भिन्न का घटाव,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है, इतना है। तो आपका जवाब होगा हाँ। तो ये कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि कोस स्क्वायर थीटा होता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने देखा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है और नीचे में ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा है। तो क्या अब यहाँ से आप इसका करने का मतलब वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो, तो हमेशा अंदर से जोड़ा निकलता है। तो ये कोस स्क्वायर थीटा जोड़ा में है, तो एक कोस स्क्वायर थीटा बाहर हो गया और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब साइन इंटू साइन है, तो यहाँ से सिर्फ साइन बाहर होगा, है कि नहीं। तो जब इतना आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये कोस थीटा इंटू कोस थीटा है। कोस स्क्वायर थीटा को हम इतना कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी दो को साइन है तो एक साइन बाहर हो गया। तो सेम यहाँ भी, और यहाँ साइन से भाग लगा दे, तो ये कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि कोट थीटा होगा। और यहाँ पर कोस बच गया एगो, तो ये कोस को ज्यों का त्यों लिख दीजिए, तो कोट थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। या तो यहाँ पर पुटिंग मेथड से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे थीटा का मान आप 30 डिग्री कुछ भी रख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ दूसरा मेथड की मैं चर्चा करता हूँ, समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर थीटा का मान 45 रख देता हूँ, थीटा का मान 45, कोट स्क्वायर 45 माइनस कोस स्क्वायर 45 और रूट अंडर में, तो कोट 45 का मान 1। 45 क्यों रखा कि क्योंकि एक का मान 1 हो रहा है, यानी इनमें से 1% जो है उसका मान 1 हो रहा है। और कोस 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2, और 1/√2 है और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, घुमा फिरा के 1 माइनस 1/2। तो इसको और ज़्यादा सोल्व कीजिएगा तो घुमा फिरा के 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2। अब जो भी ऑप्शन में थीटा का मान वो 45 रखने पर, इस जगह पर 45 रखने पर, इस जगह पर 45 रखने पर 1/√2 आ जाए आंसर, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 1/√2 होगा। क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 और √2 तो होगा नहीं, तो ये आंसर आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में से 45 रखने पर आ जाए, तो ये तो है नहीं, ये एक है, क्योंकि हमें चाहिए 1/√2। तो इसमें भी 45 रख कर देखिए, यहाँ भी 45 रख कर देखिए, और जहाँ से आंसर आ जाए वो आपका राइट आंसर। जैसे यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कोट 45 का मान कितना 1, कोस 45 का मान कितना 1/√2, और इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/√2 हो जाएगा, और ये राइट आंसर, और ये आंसर दोनों मैच कर गया, ये राइट हो गया। तो ऐसे पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइमिंग लगेगा। नेक्स्ट, चलिए, अरुण एक रंगीन टीवी के लिए 1600 रुपये का नगद भुगतान करना चाहता है। 2 वर्ष बाद वाला उसी टीवी को 17,676 रुपये में खरीदना चाहता है। यदि साधारण ब्याज 5% प्रति वर्ष है, तो दुकानदार के लिए कौन सा सौदा बेहतर रहेगा? कौन सा सौदा बेहतर रहेगा कि दुकानदार बाला को दे या अरुण को दे? कहने का मतलब कि अरुण को 1600 रुपया में नगद दे रहा है, अगर 2 वर्ष बाद लेगा तो उसको जो है कि 5% ब्याज देकर देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि 1600 रुपये नगद का भुगतान करना चाहता है और दूसरा व्यक्ति 2 वर्षों के बाद वाला उसी टीवी को इतना रुपया में खरीदना चाहता है, तो साधारण ब्याज की दर पर 5% है, जो कि ये साधारण ब्याज की दर से 5% के बराबर है। तो दुकानदार के लिए कौन सा सौदा बेहतर रहेगा, ये वाला या ये वाला? यानी अरुण को देना सही रहेगा या इसको? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो भी है, इस डाटा को रहने देते हैं कि अरुण जो है वह 16,000 में खरीदेगा, लेकिन 2 साल पहले, और ये जो खरीदेगा 2 साल बाद खरीदेगा कौन? बाला। 2% के रेट से 5%, यानी 2 वर्ष के लिए 5% का ब्याज देकर खरीदेगा। तो इस स्थिति में इसका मूलधन क्या होनी चाहिए? इसका मूलधन क्या होनी चाहिए?
तो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है किसके लिए? अरुण के लिए। किसके लिए? अरुण के लिए मूलधन है कि 2 वर्ष पहले ये चीज़। तो यहाँ पर दूसरे स्थिति में इसको रहने देते हैं, इस दूसरे स्थिति में देखते हैं। आपके पास मूलधन यानी मिश्रधन दिया हुआ है कितना? 17,776 और टाइम दिया है कितना? 2 वर्ष और रेट दिया है 5%। यहाँ रेट 5%। ठीक है, तो यहाँ से हमें मूलधन ज्ञात करना और ये सब बाला के लिए है। ये सब किसके लिए है? बाला के लिए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो इसका मतलब इसका मूलधन अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, प्राइस निकालने की बात करूं, तो इसको कितना पड़ेगा? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो आप साधारण ब्याज का फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हो या मिश्रधन का फार्मूला लगा सकते हो। मिश्रधन क्या चीज़ होता है? ए माइनस पी, ए माइनस क्या कह रहा हूँ, यानी ये एस आई बराबर होता है, एस आई ये चीज़। तो अगर मैं कहूँ, अगर इतना भी कुछ नहीं करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ पता होगा कि एस आई जो होता है रेट इंटू टाइम परसेंट होता है, रेट इंटू टाइम परसेंट। यानी कहने का मतलब रेट आपका 5 है, टाइम आपका 2 है, परसेंटेज के लिए इतना। तो कहने का मतलब उसको एस आई 10% पड़ जाएगा, एस आई 10% पड़ जाएगा। तो यानी 2 साल में उसको एस आई 10%। अगर मैं अनुपातिक मान में देखूं कि 10% उसको ब्याज पड़ रहा है, अगर रियल में देखूं कि ये अमाउंट क्या है, तो 10% प्लस 100 110% की वैल्यू हमारे पास ये अमाउंट दिया हुआ है। जब मैंने मूलधन को 100 माना था, तो लेकिन रियल में यहाँ पर अमाउंट इतना है। मेरे में से ये बात आप लोग के दिमाग से बाहर निकल रहा होगा, क्योंकि हमें लग रहा है दोस्त कि 17,776। चलिए मैं करता हूँ, फिर दूसरे तरीके से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। तो 110 की वैल्यू इतना है, तो हमें चाहिए 100 की वैल्यू। और 100 की वैल्यू क्या कि 2 साल पहले जो है उसकी मूल्य क्या थी बाला के लिए, 2 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी बाला के लिए, पी क्या था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो 10% की वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो 11 एका 11 11 छक 66, 11 एका 11 11 छक 66 इतना। तो इसको 100% बना दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 16,160 रुपये, 16,160 रुपये। तो एक बात बताइए, बाला को 16,160 लग रहा है और अरुण को 1,600 रुपया लग रहा है, तो किसको देने में फ़ायदा रहेगा? दुकानदार को। तो जाहिर सी बात है बाला को देने में फ़ायदा रहेगा। मेरे में से ये चीज़ आप लोग नहीं समझ चुके होंगे। चलिए दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ। अरुण कहता है कि रंगीन टीवी के लिए 1,600 रुपये में नगद भुगतान करना चाहता है। अरुण कहता है कि अभी अगर हमको टीवी लेना है तो 1,600 रुपया लगेगा, लेकिन बाला कहता है कि मैं 2 साल बाद लूँगा। बाला कहता है मैं 2 साल बाद लूँगा और इतना दूँगा, इतना रुपए दूँगा। तो दुकानदार को किसको, या इसको देने में फ़ायदा रहेगा या फिर इसको देने में फ़ायदा रहेगा? और कहता है कि 2 साल 5% की रेट से, 2 साल में 5% की रेट से, तो दुकानदार के लिए कौन सा सौदा बेहतर रहेगा? तो चलिए ये चीज़ ना करके ये तो मैंने माना कि अमाउंट था कि 2 साल बाद हमको यानी बाला को इतना देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बंदा जो अरुण है, अरुण ही इसी पर 5% के हिसाब से 2 साल बाद अगर पैसा दे तो कितना मिलेगा? मेरी बात को समझिएगा। अरुण जो है इसके पास ये 16,000 है, ठीक है, और ये कहे कि नहीं हम ही को जो है 5% पर दे दीजिए, 5% पर दे दीजिए और टाइम 2 साल में ले लीजिएगा। अगर 2 साल के बाद हमसे 16,000 पर इतना रेट जोड़कर ले लीजिएगा।
तो किसके देने में बेहतर रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट निकालने के लिए पहले हमें SI निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? SI। तो अगर मैं इसका PRT करके निकालूँ, SI बराबर क्या, P इंटू R इंटू T। तो यहाँ से परसेंटेज, या तो नीचे में 100 भी लगा सकते हो, चलेगा। चलिए 100। तो P कितना 16,000 और रेट कितना 5%, टाइम कितना 2 वर्ष। यहाँ से देखा जाए तो 0, ये 2 0 2 0 कटा, 5 दूनी 10 यानी 10 गुना 160 यानी 1600 मिलेगा एक्स्ट्रा। कितना मिलेगा? 1600 एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस SI, यही ना। तो मूलधन कितना 16,000 प्लस SI कितना 1600, और घुमा फिरा के देखा जाए तो ये 17,600 रुपये हो गया। कितना हो गया? 17,600। और ये 2 साल के बाद लेगा तो 17,776। तो ये ऑलरेडी ज़्यादा दे रहा है। ये 5% देते हुए भी ये इतना ही दे रहा है, कहीं ना कहीं 176 रुपया कम दे रहा है। 176 है ना, हाँ 176 रुपया जो है ये अरुण कम दे रहा है। तो अरुण को वो क्यों देगा? वो बाला को ही देगा ना। तो दुकानदार को किस में देने में फायदा है? इसको इतना रुपए पर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे उम्मीद से अब हो सकता है बहुत सारे दोस्त समझ चुके होंगे। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, बेलन जिसका आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, शंकु में परिवर्तित करने में व्यर्थ होने वाली सामग्री का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि उस शंकु का आधार बेलन का आधार बराबर है लेकिन उसकी ऊंचाई बेलन से 2 गुनी है, तो क्या होगा? यानी कितना परसेंट वेस्ट हो गया। कहने का मतलब कि एगो बेलन है, चलिए एक बेलन बनाते हैं, फिगरे ले लेते हैं उठा के। बेलन का फिगर तो इसमें इंक्लूड है। ये एक बेलन है और इसमें एक शंकु जो है इससे एक शंकु काटकर निकाल रहा है। ये गड़बड़ हो गया पापा। चलिए समझिएगा कि इसमें फिट है। तो इससे एक शंकु काट के निकाल रहा है, तो फिर क्या होगा? यानी कितना बेस्ट पदार्थ हो जाएगा। यानी ये सब जो कहने का मतलब इधर जो बचा हुआ भाग होगा कहीं ना कहीं वो बेस्ट होगा। तो इसने जो कहा कि बेलन के हिसाब से देखा जाए, बेलन में तो इसकी व्यास है, इसका D बराबर, बेलन में D बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है, हाइट जो दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसे शंकु बनाया जा रहा है, एक शंकु बनाया जा रहा है, इससे परिवर्तित करके शंकु बनाया जा रहा है। तो शंकु में देखा जाए तो जो कह रहा है कि यदि शंकु का आधार बेलन के आधार के बराबर, यानी इसकी जो भी व्यास है वो शंकु का भी व्यास है, यानी शंकु का भी व्यास कहने का मतलब सेम है। लेकिन ये शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की जो हाइट है बेलन से 2 गुनी है। अगर मैं शंकु की हाइट की बात करूं तो वह बेलन से 2 गुनी, बेलन की हाइट कितनी है 20 है, तो इसका मतलब इसका 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये बात इसने कहा। तो कहता है कि बताइए कि फिर भी कितना वेस्ट हो गया, कितना सामग्री वेस्ट हो गया, यानी बेकार हो गया, कितना प्रतिशत सामग्री व्यर्थ हो गया, ये बात पूछा जा रहा है। इसको निकालने का तो तरीका ये हो सकता है कि अलग अलग दोनों का निकालिए आयतन, उसके बाद वहाँ से देखिए कितना प्रतिशत की कमी हुई है, शंकु बनाने में कितना कम मटेरियल लगा है, यानी कितना मटेरियल लगा, और इसको बेलन को बनाने में कितना मटेरियल लगा है, तब जाकर आपका आंसर निकलेगा। नहीं कहीं ना कहीं बेलन का आप अलग से निकालिएगा आयतन, शंकु का अलग से आयतन निकालिएगा, तब जाकर आपका आंसर निकलेगा। लेकिन बेहतर है कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर दोनों का अनुपातिक विधि से इस्तेमाल कर लिया जाए तो आंसर जल्दी आ जाएगा। कैसे?
ये व्यास है तो हमें त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा यानी 5 सेंटीमीटर। यहाँ भी शंकु का भी अगर मैं त्रिज्या की बात करूँ तो व्यास का आधा 5 सेंटीमीटर है, होता है कि नहीं? तो आपका जवाब होगा हाँ। तो दोनों का आयतन को इक्वल कर लेते हैं। एक साइड बेलन का आयतन लिख लेते हैं, बेलन का आयतन अनुपात में शंकु का आयतन, और यहाँ से आंसर जल्दी निकलेगा ना। तो यकीन मान कर देखिए, आप पहले अलग अलग निकालिए फिर बनाइए और यहाँ से देखिएगा कि कितना जल्दी निकलेगा शंकु का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन अनुपात में है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस हिसाब से एच ये है। ठीक है, तो त्रिज्या दोनों का समान था तो मैंने समान रखा। तो चलिए, तो पाई इधर भी कट गया, आर स्क्वायर इधर भी, क्योंकि दोनों की आर सेम है, दोनों की आर सेम है इसीलिए दोनों साइड आर स्क्वायर है, कट गया। एच का मान इधर 20 है और 1/3 और इधर एच का मान 40 है। अब देखिए अलग अलग निकालते हैं तो क्या होता है, सबको कैलकुलेट करते हैं, पाई का मान 22/7 लिखते हैं, आर का मान 20 लिखते हैं, तो एक बड़ा सा वैल्यू आता है, बेलन का आयतन का एक बड़ा सा वैल्यू आता है। लेकिन यहाँ पर वो बड़ा सा वैल्यू नहीं आएगा, ये कट गया और यहाँ पर आसान कर देगा आपको। 20 से ये 2 बार में कट गया। अगर मैं यहाँ पर इसका अनुपात देखूँ तो 3:3 से तिराकोनी गुना हो गया, ये तिराकोनी गुना हो गया तो 3:2, यानी बेलन का अनुपातिक आयतन कितना है? 3 और शंकु का कितना है? 2। और सीधा सीधा दिख रहा है कि बेलन का अगर 3 आयतन था, शंकु में 2 यूज हुआ है, तो वेस्ट कितना हुआ है? तो आपका जवाब होगा कि 1 वेस्ट हो गया है। 1 वेस्ट हो गया कितना पर? 3 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो इसको कीजिएगा 33.33%। तो इधर जगह कम होने के वजह से मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये 33.3% आ जाएगा। तो यहाँ से ये आसान होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे? ना कि अलग अलग निकालने से। हमें पता है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे वह कहीं ना कहीं अलग अलग निकालेंगे और हो सकता है इस प्रश्न को छोड़ भी दे, लेकिन इन सब प्रश्न में दोस्त होता कुछ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपके नंबर पॉकेट में। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। एक ट्रेन एक स्टेशन प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर पर घंटा है, तब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? चलिए ये बात पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चाल बराबर तो आप जानते ही होंगे कि क्या होता है? दूरी बटे समय, है ना, और इसी से ये बनेगा भी। तो चलिए कैसे? अगर मैं ट्रेन की लंबाई की बात करूं, ट्रेन की लंबाई की बात करूं तो टी मान लेता हूं कि टी मीटर है। अच्छा किलोमीटर में है तो किलोमीटर मान लेते। अच्छा ये सेकेंड में भी है, तो अभी फिलहाल टी मानता हूं, या मीटर में ही मान लेता हूं, टी मीटर है। और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वह पी मीटर है। ठीक है, तो जब इसने कहा कि स्टेशन और प्लेटफॉर्म को एक साथ जब पार करता है तो उसे 36 सेकंड लगता है, तो चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। और ट्रेन की हमारे पास चाल दिया हुआ है, ट्रेन की चाल दिया हुआ है। ट्रेन की चाल कितनी है? 54 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन ये पर घंटा में क्या कर रहा है? इसको ये मीटर में है, क्योंकि ये सेकंड में था इसीलिए मैंने इसको मीटर में लिखा, और ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए चेंज कीजिएगा तो ये 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये चीज़ मैंने कैसे किया, ये पिछले वीडियो में, कई वीडियो में ये चीज़ को मैंने बताया है। देखने का, समझने का कोशिश कीजिएगा। हालांकि 5/18 से गुना करके इतना लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो चलिए, तो चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। तो चाल है 15 और इसका चाल बराबर दूरी बटे समय।
जब प्लेटफॉर्म, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों एक साथ टपता है, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों एक साथ यूज करता है, तो उसे 30 सेकेंड का समय लगता है। 30 सेकेंड। तो ये दूरी और ये समय, दूरी बटे समय बराबर चाल होती है कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 15 या 45, 450 मीटर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हो? अब हमें चाहिए किसी एक का वैल्यू, तो हमें प्लेटफॉर्म की निकालनी है। तो इसका मतलब हमारे पास ट्रेन की तो होनी चाहिए, ट्रेन की वैल्यू तो होनी चाहिए, है कि नहीं? तो आगे थोड़ा सा पढ़िए। इसने क्या कहा? प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती है, यानी प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति। इसका मतलब प्लेटफॉर्म पर जो खड़ा व्यक्ति है उसको जो पार कर रहा है 20 सेकेंड में, इसका मतलब ट्रेन खुद की लंबाई सिर्फ पार कर रहा है। तो दूसरे स्थिति में अगर देखा जाए, सेकेंड यानी स्थिति में, तो चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। तो चाल तो हमें पता ही है कि 15 है और चाल बराबर दूरी। तो सिर्फ इस स्थिति में अगर व्यक्ति को पार कर रहा है, इसका मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रहा है, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई। तो ये दूरी और समय 20 सेकेंड, समय 20 सेकेंड। तो यहाँ से देखा जाए तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास निकल गया 300 मीटर। ट्रेन की लंबाई 300 मीटर, दोनों का मिला के इतना है 450। तो ये कोई भी अब बता सकता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर आप 300 पुट कीजिएगा प्लस पी और बराबर में 450। तो यहाँ से निकल जाएगा, घटाइएगा तो 15 दूनी 30, 15 तिया दोस्त यहाँ 36 था। ध्यान में नहीं दिलाते हो आप लोग। अच्छा, आप लोग कैसे दिलाओगे? तो यहाँ से 36 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 15 छके 90, 15 तिया 45, 9। चलिए 15 छके 90, 15 तिया 45, 9, 54, 540। कितना हो जाएगा? 540। कितना हो जाएगा? 540। ठीक है, 540 मीटर। 540 मीटर में यानी 540 मीटर में 300 मीटर घटा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा 240। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 240। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा और आपका आंसर परफेक्ट आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट दोस्त, समझने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो हम कितना समझाते रह जाएंगे, नहीं समझ पाइएगा जब तक आप खुद से भी कोशिश नहीं कीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाद में तो हम आइए ना हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। अब रीजनिंग की शायद क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो एक बड़ा, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ मेरे में से ये कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा। चलिए जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। क्या हुआ है? 5 गुना, अगर मैं यहाँ पर देखूँ 5 गुना 1 किया है, माइनस 1 कर दिया है, तो कितना हुआ है? 4। ये वाली संख्या मिल गया। फिर 4 गुना 2 किया है तो कितना हो जाता है? 8। 8 में 2 घटा दिया है तो 6 आ गया, ये वाला संख्या आ गया। उसी तरह से अब 15 को 3 से गुना, यहाँ 1 से, यहाँ 2 से, यहाँ 3 से गुना हुआ है और उसमें जाकर 3 घटा दिया है। 15 तिया 45 माइनस का 3, अच्छा 6, पहले 6 वाला ना, तो 6 तिया 18 माइनस का 3, 15। फिर उसी तरह से 15 गुना 4 करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 आया तो अब 4 और 4 को घटाना है। 15 चौके 60 में 4 गया 56, जो कि यहाँ आया है। सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करना है। अगला क्या है? 56, और यहाँ 4 आया तो यहाँ 5 आएगा में, और 5 घटाना भी है। तो लास्ट में 56 36 और 5 घटेगा तो 5 लास्ट में 5 आना चाहिए। इसी में है ये 275, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर 275 पॉइंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर 275 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, इसमें कहता है कि भिन्न चुने कि निम्नलिखित में से बेजोड़ कौन सा है। चलिए देखिए आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सभी का कोण देखा जाए तो यहाँ पर ये बाहर ओवरलो वाला है, बाहर की ओर है, लेकिन इसमें एगो अंदर कोण है। क्या ऐसे चुन लें? ना दोस्त, गलत हो जाएगा।
तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है उस बात को समझिए। इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इसकी भुजाओं को गिने 1 2 3 4 5, इसकी भुजाओं को गिने 1 2 3 4 5, इसकी भुजाओं को गिने 1 2 3 4 5 6, इसकी भुजाओं को गिने तो 1 2 3 4 5, सभी में 5 5 आ रहा है लेकिन इसमें 6 आ गया। सभी में 5 5 आ रहा है लेकिन इसमें 6 आ गया, इसमें नहीं 6 भुजा है, उसके बाद सभी में 5 भुजा है। इस आधार पर इसको बनाया गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पर क्या हुआ है, 13 तिया 39 माइनस 1, यानी 3 गुना करके 1 घटाया है, तो इसमें भी 3 गुना करके 1 घटाइए। 70 तिया 51 में 1 घटेगा तो 50, यहाँ पर 50 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ इस क्वेश्चन को देखिए, पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन इस तरह से लिए थे, तो इस वीडियो में टोटल क्लियर हो जाएगा। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर ज़्यादा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर आ जाएगा। हमको पहले ध्यान रखना है आपको कि पूछा क्या जा रहा है एंड के बारे में, और एंड को हमें इसमें ढूंढना है कि ये पूरे वाक्य में एंड कहाँ दिख रहा है। तो पता चला कि यहाँ पर एंड है, यानी इस वाले में एंड है, यानी फ्रूट लिली एंड फ्रूट, इसमें एंड है। तो इसका मतलब एंड का जो भी वैल्यू होगा या तो सिग होगा या तो LON होगा या तो FIN होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इन्हीं तीनों में कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब कि इनसे जो एक्स्ट्रा यहाँ पर होगा ऑप्शन में वो नहीं आंसर हो सकता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसमें देखिए फिन आ गया, लोन भी है, सिग भी है, तो टीर क्या कर रहा है, ये गया काम से, यानी टीर कभी एंड का मान हो नहीं सकता है क्योंकि एंड कहीं और हमें दिखा नहीं, एंड कहीं और दिखा नहीं, तो टीर कभी आंसर हो नहीं सकता। अब इन तीनों में कोई एक होगा, है ना? तो अब इन तीनों में से एक को कैसे ढूंढें? तो चलिए, अब इसमें एंड के बारे में पूछा है, तो इसका अगर लिली का मान ढूंढूं या फ्रूट का मान ढूंढ लूँ, इन दोनों का मान को ढूंढ लूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना? तो अब कैसे ढूंढूं? तो चलिए अब लिली को ढूंढते हैं कि लिली बेचारी है कहाँ। तो यहाँ पे है लिली, और इसका कोट इधर है, इन तीनों में से कोई एक होगा। और दूसरे जगह कहीं लिली है क्या? एक लिली यहाँ है, एक लिली यहाँ है, तो इसका कोट यहाँ पर है और इसका कोट यहाँ पर है। तो चलिए इसमें भी लिली, इसमें भी लिली, तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा, यानी जो भी चीज़ होगा वो चीज़ इसमें भी होगा। तो चलिए देखते हैं, लोन फिन सिंग में सिग यहाँ भी है और सिग यहाँ भी है, इसका मतलब लिली का वैल्यू सिग है, लिली का वैल्यू सिग है। तो सिग का भी आंसर हो नहीं सकता क्योंकि लिली का वैल्यू सिग है। लिली इसमें भी, लिली इसमें भी, सिग इसमें भी, सिग इसमें भी, इसका वाला अर्थ यहाँ है। बात समझ रहे? तो लिली का वैल्यू सिग हो जाएगा, तो सिग का भी आंसर होगा नहीं क्योंकि हमें एंड का आंसर चाहिए, एंड के लिए चाहिए। तो सिग खत्म, अब बता लॉन और फिन बचा। तो चलिए अब इसमें क्या बचा है? फ्रूट, क्योंकि एंड का ढूंढना है, तो एंड का ढूंढना है, तो फ्रूट बचा है। फ्रूट के बारे में चर्चा करें थोड़ा सा, ये यहाँ पर फ्रूट बचा है। क्या बचा है? फ्रूट। फ्रूट यहाँ है और कहीं ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर फ्रूट दिखा, यहाँ पर फ्रूट दिखा। चलिए इसका कोट इधर है, इसमें लॉन फिन है और फ्रूट वाले में इसमें यहाँ फिन दिख गया, यहाँ पर फिन दिख गया, और इसमें भी फिन है, और इसमें भी फ्रूट है और इसमें भी फ्रूट है। इसका मतलब फ्रूट का वैल्यू फिन है। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो फिन आंसर नहीं होगा, तो बचा हुआ I1 आंसर होगा। तो इसे आप कैलकुलेट मतलब कि दिमाग लगाकर ऐसे निकाल सकते हो, तो ये बेहतर है। अन्यथा आप इसको उतारिए, उसके सीधा में इसको उतारिए, तो फिर वहाँ से थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, उतारने में टाइमिंग लगेगा, ढूंढने में टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि आप यहाँ से ही मन कैलकुलेट कीजिए, देखिए, समझिए और आंसर लाइए। नेक्स्ट
चलिए, दिए गए विकल्प में बेजोड़ को ज्ञात कीजिए। बेजोड़ चुनना है, इसमें से बेजोड़ क्या है। तो चलिए बेजोड़, तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे दोस्त इसमें करेंगे भाज्य ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक नज़रों में यहाँ पकड़ा रहा है कि ये सभी 5 से कट रहा है। ये जितने भी ऑप्शन है ये 5 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 9 है। तो यही मेरा अलग है, काम खत्म। नेक्स्ट, चलिए बनाइए स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन तो रेलवे का फेमस क्वेश्चन है, एक ना एक तो पूछता है। तो चलिए देखिए, कथन कह रहा है कुछ, तो कथन से हम लोग डायग्राम खींच लेते हैं कि क्या है। कहता है कुछ मुंबई दिल्ली है, यानी ये मैंने मुंबई का डायग्राम बनाया और ये मैंने दिल्ली का डायग्राम बनाया, यानी कुछ मुंबई दिल्ली के अंदर आया या दिल्ली का कुछ हिस्सा मुंबई के अंदर आया, ये आया। उसके बाद कहता है कुछ कलकत्ता मुंबई, यानी मुंबई का कुछ हिस्सा कलकत्ता को कवर कर रहा है। बात समझ रहे हैं। तीसरा डायग्राम में कह रहा है कि कुछ चेन्नई दिल्ली है, इसका मतलब दिल्ली का कुछ हिस्सा चेन्नई को कवर कर रहा है। ये डायग्राम यानी कथन से मैंने डायग्राम बना लिया। इसकी डायग्राम अलग भी हो सकती है, इसकी डायग्राम अलग भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही डायग्राम होगा, इसकी डायग्राम अलग भी बनेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं निष्कर्ष पर। सभी कलकत्ता चेन्नई है, अच्छा कलकत्ता यहाँ चेन्नई यहाँ, तो कुछ हिस्सा यानी इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है, इन दोनों का रिलेशन तो कुछ अभी बताया ही नहीं, खुल के बताया ही नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सभी कलकत्ता इस चेन्नई के अंदर घुसा हुआ है? नहीं कह सकते हैं। हो सकता है, संभावना वाली बात है कि जैसे कहने का मतलब कि ये कलकत्ता, ये मुंबई, ये दिल्ली, और यहाँ पर मैं, अच्छा समझिएगा, ये रहा दिल्ली, ये रहा दिल्ली, और यहाँ पर मैं कह दूं कि चेन्नई है, इस हिस्सा में चेन्नई है। तो ये संभावना वाली बात है, ये जो इसने कहा वो चीज़ है, और ये संभावना वाली हो सकती है, और हो सकने वाला आंसर गलत नहीं लेना है। कोई चेन्नई कलकत्ता नहीं है। अब दूसरी स्थिति में कहा था कि कोई चेन्नई कलकत्ता नहीं है, जब हम कह सकते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ चेन्नई का हिस्सा कलकत्ता हो सकती है, यानी यहाँ से ये चेन्नई का भी हिस्सा मैं ले सकता हूँ, क्योंकि अभी भी देखिए दिल्ली और चेन्नई का रिलेशन है, तो हो सकने वाली बात गलत होगा। बात समझ रहे हैं। तो ना तो एक अनुसरण करेगा ना ही दो। अगर यहाँ पर आइदर वाली पोजीशन होता, मतलब कि कहता कि या तो एक या दो, वो आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर दोनों का ऐसा ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर लगाएंगे ना तो एक ना ही तो अनुसरण करता है। नेक्स्ट, चलिए इस तरह के क्वेश्चन में जो कहता है कि सभी पीला नीला है, नीला को सफ़ेद कहते हैं, सफ़ेद को हरा कहते हैं, इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आपका दिमाग पहले कहाँ जाना चाहिए, इस बात को समझिए। इस दूध पर जाना चाहिए कि पूछ किसके बारे में रहा है। कह रहा है कि दूध का रंग क्या है, तो आपको तो पता है कि दूध सफ़ेद होता है, क्या होता है। तो अब डायरेक्ट दिमाग जाना चाहिए कि सफ़ेद कहाँ लिखा है, सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है, सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर सफ़ेद को हरा कहा जा रहा है, इसका मतलब दूध किस रंग का है, हरा रंग का। इतना जल्दी आंसर आ सकता है, ये नहीं कि नीला को सफ़ेद कह रहे हैं तो हम कह देंगे कि दूध का रंग नीला है, नहीं, सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है वो आंसर होगा। पहले हमारा दिमाग जाना चाहिए कि पूछा क्या गया दूध के बारे में, उसका बाद मेरा संकेत जाना चाहिए कि दूध का कलर कैसा होता है, तो आपका जवाब होगा कि सफ़ेद होता है। और सफ़ेद को इसने कहा क्या रहा है, हरा, तो हरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, देखिए इसमें क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है नहीं है। तो मेरे उम्मीद से तो सिंपल कॉन्सेप्ट ही है, जो है मैं डायरेक्ट कराता हूँ, मैं ज़्यादा घुमाता फिराता नहीं, डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, इन दोनों को जोड़ा तो 13 आया, इन दोनों को जोड़ने पर ये वाला आया, इन दोनों को जोड़ने पर ये वाला आया, इन दोनों को जोड़ने पर ये वाला आया, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़िए तो ये वाला आया है, तो इसका मतलब यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे, 34 और 55 को जोड़ेंगे तो 9 और 8 89,
89 आएगा, और इन दोनों को जोड़िएगा तो इतना निश्चित आएगा, तो ये राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, ये रीजनिंग का प्रश्न है, भले ही लग रहा है कि ये मैथ टाइप का है लेकिन ये रीजनिंग में ही आता है। चलिए देखिए कैसे। राजा की आयु अरुण की आयु से 3 गुनी है। 3 वर्ष पहले उसकी आयु अरुण की आयु से 4 गुनी थी, तो राजा की वर्तमान आयु कितनी है? ये बात पूछा है, तो चलिए इसको समझते हैं। एक राजा नाम की व्यक्ति है, एक अरुण नाम की व्यक्ति है, और इसने कहा कि अरुण की आयु से 3 गुनी है राजा की आयु, यानी अरुण की आयु को हमने x माना वर्तमान में, तो इसकी आयु 3x है। ये वर्तमान वाली बात कह रही है। ये क्या बोल रही है? वर्तमान वाली बात, कि इसकी वर्तमान आयु 3x और इसकी x है। लेकिन 3 वर्ष पहले, तो 3 years ago, यानी 3 वर्ष पहले कहा जाता है, तो 3 वर्ष पहले इसकी आयु क्या होगी? 3x - 3। 3 वर्ष पहले इसकी आयु क्या होगी? x - 3। तो कहता है कि अरुण की आयु से चौगुनी है, यानी इसकी आयु की, यहाँ तो इसके बराबर में था, यहाँ इसकी चरगुनी के बराबर है। 3 वर्ष पहले चरगुनी के बराबर में, तो ये बात हमसे कहा, तो आराम से अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से हो गया 3x - 3 और ये 4x - 12, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो x बराबर 12 में 3 गया 9, x बराबर 9 निकल गया। तो हमसे पूछा किसके बारे में? राजा के बारे में। राजा की वर्तमान आयु देखा जाए तो कितना है? 3x। वर्तमान आयु देखा जाए तो कितना है? 3x। इन सब तरीके को समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्त, अन्यथा आपका समीकरण उमीकरण के चक्कर में ज़्यादा टाइम लगेगा। बात समझ रहे? तो राजा की वर्तमान आयु कितना है? 3x। तो 3 गुना 9, हमें 3x की वैल्यू ना चाहिए, तो ये कितना हो गया? 27, और ये 27 मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है? 4 गुना 4। अच्छा, इसको सोल्व करके ये लाया है, इसको सोल्व करके ये लाया है, इसको सोल्व करके क्या आएगा? तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है नहीं है। यहाँ तरीके से देखा जाए तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ किया है, यानी डॉलर का मतलब कुछ होगा, या हैशटैग का मतलब कुछ चिन्ह होगा, तभी जाकर ये 8 पूरा है। तो यहाँ सिंपल सा हिसाब किताब लगाया कि ये गुना है, 4 गुना 4 16 भागा 2 भागा 2, तो ये 8 बन गया है कि नहीं? हालांकि ये बोडमास का रूल फॉलो नहीं किया मैंने, यहाँ पर बोडमास रूल फॉलो हो सकता है कि पहले 4 को 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, 2 गुना 4 कीजिएगा। इसका मतलब ये हैशटैग का मतलब भाग है, और इसका मतलब डॉलर का मतलब गुना है। इसका मतलब गुना है और इसका मतलब भाग है। जैसे यहाँ पर मैं इसको भाग दूँ 8 को 2 से, तो 4 4 तो 12 यहाँ आया। फिर से 3 से भाग दूँ 6 को, तो 2 कितना आएगा? 2, और 2 गुना 7 करूँगा तो 14 है। ये राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए इसको बनाइए, देखिए यहाँ पर क्या है नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने में मैं बार बार कहता हूँ कि आपको प्लेस वैल्यू याद हो जानी चाहिए। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, ये सब क्या है? उनके प्लेस वैल्यू है। तो उन प्लेस वैल्यू को याद करना चाहिए, कंठस्थ टिप पर होनी चाहिए, आपकी लिप्स पर होनी चाहिए। जैसे ही आपसे कोई पूछ ले W के बारे में, तो आपसे डायरेक्ट जवाब आना चाहिए कि 23 वैल्यू होता है। तो ये चीज़ अगर याद रहे है तो कोडिंग डिकोडिंग का जो 50% से ऊपर क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। बाकी बात 50% में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, ये D कितना पर? 4 पर, ये L कितना पर? 12 पर, ये P कितना पर? 16 पर, L कितना पर? 12 पर। तो आखिर यहाँ पर कौन सा दिमाग उमाग लगाया गया होगा? तो देखते हैं क्या लगाया गया होगा। ऊपर वाला देख लेता हूँ, 26 1
11, 16। यहाँ पर क्या कांड किया गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ से देखा जाए तो 8 बढ़ा है, यहाँ से देखा जाए तो 4 घटा है, इधर 8 बढ़ा है, इधर 4 घटा है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि और 4 को बढ़ाता हूँ यहाँ पर, तो 12 4 16, यानी कहूँ कि यहाँ पर P आ रहा है 16 पर, तो 16 और इधर 16 और यहाँ पर देखो अंतर तो 0 का हो रहा है, यानी इसमें गैप का 4 गैप है, 4 गैप, यहाँ से यहाँ तक 4 गैप, यहाँ से यहाँ तक 4 गैप, ये कंडीशन चल रहा है और जो कि परफेक्ट बैठ गया। 4 का अंतर हो रहा है, यहाँ से यहाँ 4 घटा, यहाँ 4 घटा, यहाँ भी 4 घटा, तो ये इसका मतलब जो P आया हुआ बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसका मतलब P से शुरुआत है और P वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ऊपर वाले भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से देखा जाए तो 5 घटा है, अगर आगे इधर देखूँ तो 5 बढ़ा है, इसका मतलब 5 बढ़ा है, यहाँ से 5, 26 के बाद 1 बढ़ा है, क्या हुआ है 1 बढ़ा है। और यहाँ देखूँ तो यहाँ पर F हुआ है, F को अगर बैठा कर देखो तो F 6 पर आता है, तो 5 बढ़ा है, कितना बढ़ा है 5 बढ़ा है। और यहाँ पर देखूँ तो यहाँ भी 6 5 11 5 बढ़ा है, और यहाँ 5 तो बढ़ा नहीं है। 26 के बाद 27, 27 पर 1 आता है। 27 पर 1 आता है, 1 5 5 6 5 11 6 5 11 5 16। अरे मिसो तो यही आंसर होना चाहिए। और कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या, देखा जाए तो और क्या। 26 और 1 का वैल्यू 27 होता है, प्लस 5, तो 26 में 5 ऐड करेंगे तो 31 होगा। और इसका मतलब यहाँ पर A के जगह पर कुछ और होना चाहिए, A यानी इसमें 5 जोड़ेंगे 31, 5 पर यानी E होना चाहिए था। अगर E हो जाता तो फिर E गड़बड़ हो जाता, कुछ तो गड़बड़ है दोस्त इसमें, क्योंकि सवाल यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ये चीज मैंने चेक किया ही नहीं, डायरेक्ट मैंने देखा राइट आंसर हो गया था। तो 26 27 11 16, तो 1 बढ़ा है, यहाँ पर 5 बढ़ा है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं 4 बढ़ाऊँ तो E होना चाहिए, अगर मैं 4 बढ़ाऊँ तो यहाँ पर E अगर होता है तो ये 5 पर तो 4 बढ़ा, यहाँ से देखूँ तो 6 बढ़ा, और यहाँ से ये फिर 5 बढ़ रहा है, कुछ गड़बड़ है दोस्त। आप लोग इसको सोल्व करके बताइएगा, मेरे उम्मीद से कुछ तो गड़बड़ है, अगर सही होगा तो आंसर बताइएगा, बाकी बात देखते हैं आगे। ये टोटल कंप्लीट क्वेश्चन हो गया जो भी था इस वीडियो में। अगर किसी को PDF चाहिए तो यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, टेलीग्राम पर मिल जाएगा आप लोगों को सभी PDF। जब 60 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो हालांकि 35 वीडियो का टोटल PDF मैं डाल दिया हूँ टेलीग्राम पर, वहाँ पर मिल जाएगा, या तो इस नाम को सर्च करके भी जुड़ सकते हो, आराम से आ जाएगा। तो और क्या बोलूँ, इतना दूर अगर रुके हुए हैं तो हो सकता है कि दोस्त कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी अगर पसंद आई होगी, हमारी मेहनत दिख रही होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारी हौसला बढ़ती है दोस्त, और भी लगता है कि हाँ और सारे क्वेश्चंस को भी लाना चाहिए और भी वीडियो इस पर आगे बनानी चाहिए, इस सीरीज को और थोड़ा दूर तक जाने देना चाहिए। तो
अगर चाहते हैं कि आपको प्रॉपर वीडियो मिलते रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि कुछ दोस्त कमेंट किए कि नोटिफिकेशन आपकी वीडियो कब आती है पता ही नहीं चलता है, तो बेल आइकन भी दबाना पड़ता है दोस्त, उसको दबा लीजिएगा। और थोड़ी सी हमारी मदद करने के लिए शेयर भी कर दीजिएगा, चाहे आपका जो भी सर्किल में दोस्त वगैरह हो, फ्रेंड हो या स्टडी ग्रुप हो, उसमें शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी थोड़ी सी फैन फॉलोइंग है ना बढ़ सके। तो इतना कुछ मेरे भाई कर सकते हो आप लोग, तो मेरे उम्मीद से इतना कुछ किया कर दीजिएगा आप लोग। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि इससे जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो हमसे नहीं हुआ, तो दोस्त रीजनिंग वो चीज़ है, अगर एक बार में बन जाए तो आसानी से बन जाएगा, सेकेंडों नहीं लगेगा। अगर नहीं बने तो आपका दिन गुजर जाएगा और फिर भी नहीं बनेगा। तो ये चीज़ से तुलना करना कि एक क्वेश्चन नहीं बना, तो एक बात बताइए, एक क्वेश्चन में नहीं बना, बाकी बात तो मैंने बनाया ना, तो बाकी बात और क्वेश्चन से जज कीजिए ना, क्यों एक क्वेश्चन से किसी को जज कीजिएगा। क्योंकि किसी और वीडियो में इसी तरह मतलब कि दिमाग से निकल गया कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा नहीं लगेगा, तो मैं भी एक दोस्त इंसान हूँ, कोई मैं भगवान नहीं हूँ कि हमसे सभी क्वेश्चन एक बार में प्रॉपर बन जाए। हर एक इंसान 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है, चाहे हम रहें चाहे कोई भी रहे, सभी में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ होती है, कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है। तो इसलिए दोस्त गलतियाँ इंसान से ही होती है और हमसे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, या हो सकता है उस क्वेश्चन में भी गलती हो। तो इस तरह से नहीं जज करना चाहिए किसी को दोस्त। तो बाकी बात और क्या बोलूँ, आप तो समझदार हो ही। आप अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो ये चीज़ आपको पता होगा दोस्त। बाकी बात नए सब्सक्राइबर के लिए आपका वेलकम, हमारे साथ जुड़िए, मज़ा आएगा। और कहीं ना कहीं आप कि अगर मैथ और रीजनिंग वीक है तो थोड़ा सा बूस्ट हो सकता है, आप अच्छे यानी मैथ और रीजनिंग के वजह से अच्छे नंबर ला सकते हो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।